स्टेट समिट झारखंड में। धन्यवाद। मैम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं, चुनौती बहुत होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त संसद में भी एक बहुत बड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। क्या चल रहा है संसद में? अविश्वास प्रस्ताव, आपको पता है आंकड़े आपके पास नहीं हैं, फिर भी एक सत्ता पक्ष कह रहे हैं हॉस्टेज बना लिया संसद को। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो विश्वास प्रस्ताव आया है, सदन में स्पीकर महोदय को निष्पक्ष होना चाहिए, वो उस चेयर से एक्सपेक्टेड है। लेकिन जिस तरीके से सदन में चलता रहा है, किसी के लिए माइक ऑन हो जाता है, किसी के लिए ऑफ हो जाता है, कभी किसी के लिए कैमरे स्टिल हो जाते हैं, किन्हीं के तरफ से कैमरे घूम जाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर संसद में खड़े होकर के बोलने से रोका जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी या जो शब्दों की मर्यादा पिछले दिनों में संसद में गिरी है, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी तो पब्लिश भी नहीं हुई है वो, और हम उसकी कॉपी देख रहे हैं, उनके हाथ में है। उसके बाद कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं जिक्र कर लेती हूं, जैसे गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, ट्रेटर कहा गया, फिर वहां से अबोध बालक, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वही बात व्यवहारिक लगता है आपको? वही बात आप मुझसे रिपीट करवाना चाहती हैं। जो शब्दों की मर्यादा सदन में पिछले दिनों गिरी है, वो इस वजह से भी है क्योंकि वहां जो बैठे स्पीकर हैं वो निष्पक्ष नहीं। अगर वो निष्पक्ष होते तो इस तरह की बातें लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। कब किस पर लगाम लगाना है आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी किए जा रहे हैं। ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए तो अच्छी बात नहीं। दीपिका जी, थोड़ा अब केंद्र से आते हैं। स्टेट में आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है। आपके लिए राज्य को और विकसित बनाने के लिए, ग्रामीण लोगों को जोड़ने के लिए शहरों से, क्या आपके पास परिकल्पना है, क्या रोड मैप है जिसके जरिए गांव के लोगों को कोई परेशानी ना हो आपके विभागों को लेकर खास तौर पर? मुझे लगता है, और यही हकीकत है झारखंड की भी, कि पंचायती राज हो या ग्रामीण विकास, ये इन मंत्रालयों से झारखंड की आत्मा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों ही मंत्रालय के माध्यम से हम लोग विकास का एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि शहरों के बराबर गांव को किया जाए, लेकिन इस विभाग के माध्यम से जो हम लोग रोड मैप देख रहे हैं, एक तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को अगर गांव में ही मिलेगा तो उन्हें शहर की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर विशेष काम हम लोगों के इस महागठबंधन की सरकार में किया जा रहा है। रोजगार के अवसर अगर युवाओं को गांव में मिलेंगे, महिलाओं को गांव में मिलेगा, तो हमारे जो गांव हैं वो शहरों से बराबरी कर पाएंगे। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति या प्रकृति है, उस पर आधारित, या फिर कृषि को अगर हम लोग नए स्टार्टअप्स करें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स बने, जहां जो आज समूह की महिलाएं हैं वो संगठित होकर के एक छत के नीचे उन चीजों का उत्पादन कर सकें, उसमें उद्यमी बन सकें जो आज झारखंड के लोगों की आवश्यकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, पानी का बोतल हो या फिर पेंसिल है, कॉपी है, ये तमाम चीजें, या फिर सैनिटरी नैपकिन है जो आज हर जगह बंटने की बात है। इन चीजों को अगर हमारे गांव के लोग बनाएंगे, महिलाएं, युवा करेंगे, तो मुझे लगता है विकास की जिस सोच के साथ इस झारखंड का निर्माण हुआ था, तभी हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। कई जगह यह भी देखा गया है, दूर दराज, चाहे वो सरंडा की बात करें, सिमडेगा की बात करें, कई ऐसे गांव हैं जो अपने जिला मुख्यालय से भी नहीं जुड़े हुए हैं। उनके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? पिछले 5 सालों में आप जो हम लोगों का कार्यकाल रहा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले कार्यकाल को पूर्ण किया, उसमें विशेष फोकस कनेक्टिविटी को लेकर के था। और ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क हो, पुल हो, एक फोकस्ड काम मिशन के तौर पर वॉर फुटिंग पे उसको किया गया। और आज ब्लॉक की दूरी हो या जिला की दूरी हो, जिन जगहों पर लोगों को घंटे लगते थे, आज वो मिनटों में वहां पहुंच रहे हैं। और कहीं जो डिफिकल्ट टेरेन में है, जो काम बच गया है, वो आने वाले साल से 2 साल के अंदर हम लोग पूर्ण कर लेंगे। दीपिका जी, ग्रामीण पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। तो ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए, रोजगार सृजन के लिए कितनी प्रतिबद्धता आपको सरकार में नजर आती है, और क्या रोड मैप?
देखिए, ग्रामीण पलायन को ज्यादातर पलायन ग्रामीण इलाकों से ही होता है क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। उसमें यूपीए की सरकार ने बहुत अहम कानून मनरेगा को लाने का काम किया था, जिससे एसेट बिल्डिंग का काम हो, चाहे खेती आधारित या कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा को वाटरशेड के प्रोजेक्ट से जोड़ करके, या झारखंड में महिलाओं ने इतिहास बनाया। आज हम लोग 2.5 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं जो झारखंड की महिलाओं ने लगाया है। कुछ समय के बाद जितनी आबादी है झारखंड की, उतने पेड़ झारखंड में महिलाओं ने लगाया होगा। वो अपने एक व्यक्ति एक पेड़ की बात करते हैं, वो अपने हिस्से की, अपने बच्चों के, अपने परिवार के पुरुषों के हिस्से का भी पेड़ वो लगा पाएंगे। तो उससे आजीविका भी मजबूत हुई, हमारे यहाँ का पर्यावरण भी संरक्षित हुआ, और जो रोजगार या जो आजीविका उनको मिलनी चाहिए थी, मनरेगा एक बहुत बड़ा हमारे पास कानून था। आने वाले समय में उसको और सशक्त करने की जहां बात थी, तो उस पर जो रिवर्स गियर केंद्र ने लिया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रहार है पलायन को। इससे सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के वैसे राज्यों को जो अभी विकसित होने के प्रक्रिया में हैं, उन पर ये बहुत बड़ा प्रहार है। मनरेगा को लागू रखना, उस कानून को प्रोटेक्ट करना हम लोग की प्राथमिकता होगी। स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं हैं, उनको उद्यमिता से, क्योंकि आज वो उत्पादन कर रही हैं, उनको बेटर मार्केट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल ऑप्शंस दिलाना हम लोगों के विभाग की प्राथमिकता है, ताकि महिलाओं को भी वो अवसर गांव के माहौल में मिले और पलायन पर कंट्रोल हो। लेकिन केंद्र सरकार अभी मनरेगा की जगह जी राम जी स्कीम को लेकर आई। आपने हाल ही में एक मीटिंग भी की थी, क्या तथ्य सामने आए? वीवी ग्राम जी, जी राम जी, वीबी ग्राम जी, हाँ, वी विल से वीबी ग्राम जी, गांव की बात है, ग्राम की बात करें हम लोग तो बेहतर होगा। वीबी ग्राम जी जो रोजगार की गारंटी मनरेगा देता था, उसको खत्म करने की बात है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 2014 से लेके अब तक मनरेगा को खत्म करने का प्रयास किया गया। टेक्निकल ग्लिचेस, पेमेंट में देरी, या फिर वैसे योजनाओं को जिसमें ग्रामीणों का इंटरेस्ट हो उसमें ना करना, सोशल ऑडिट को कमजोर करना, इन चीजों को करके केंद्र पहले से ही प्रयास कर रही थी। और ये अंतिम प्रहार जो कांग्रेस और गांधी जी से नफरत वाली जो अभी सरकार है, वो इस हद तक जाएगी, हम लोगों की सोच से बाहर थी। इससे किसानों ने कितनी संपत्ति बनाई है, कितने आजीविका उनका परिवार, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा के कानून की वजह से चल रही है, सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में भी। तो बगैर अब राज्य सरकारों पर एक्स्ट्रा 40% का बर्डन डाल रहे हैं। आप डालिए, हम लोग अपने इस राज्य में जब प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया चुनावी कारणों की वजह से, तो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग से अबू आवास जैसी योजना लाई, वो राज्य संपोषित है। लेकिन क्या इज दिस फेयर कि आप ये फाइनेंशियल बर्डन राज्यों पर डाल रहे हैं? एक केंद्रीय कानून है और आपके पास वो पैसे हैं, और ये सपोर्ट आप कोई हमें भीख नहीं दे रहे। ये हम लोग कटोरा लेके आपसे मांगने का काम नहीं कर रहे, ये हमारा राइट है। आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को, इस संघीय ढांचा को ध्वस्त करके ऐसे कुछ आप और बेहतर ले आते। आप 125 दिन देना चाहते, मनरेगा में 125 दिन देने में क्या बुराई थी? लेकिन आप तो 100 दिन तक का भी टारगेट मनरेगा में पूरा ना हो, इसके लिए आपने वैसे प्रयास केंद्र के माध्यम से किए। और ये 40% का बर्डन जब आप राज्यों को देने वाले थे, तो राज्यों से चर्चा आवश्यकता थी। तो ये डायलॉग, ये संवाद, जो संवादहीनता और संवेदनशीलता तो बिल्कुल खत्म जो केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत गलत हो रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि केंद्र को आदत है गलतियां करें फिर उसे सुधारें, कृषि कानून आपने बिल लाने का काम किया, आपने यू टर्न लिया, आपने कास्ट सेंसस नहीं कराने पर पूरा जोर लगाया, फिर आप उसके लिए अग्री किए। जीएसटी आपने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, नोटबंदी कर दी, और बाद में रियलाइज किया कि आपने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। छोटे छोटे जो व्यापारी थे, उनकी कहानी आपने खत्म कर दी। तो जो कॉर्पोरेट के लिए सिर्फ काम करने का, वो भी कॉर्पोरेट भी सभी नहीं, एक दो चुनिंदा, अडानी हो, अंबानी हो, उनके लिए काम करने का जो ये केंद्र सरकार का रवैया है, वो बहुत घातक है और ये देश को पीछे धकेलने का काम है। दीपिका जी, कई राज्यों में एसआईआर हो रहा है,
यहाँ भी एक बैठकें हो चुकी है, इस राज्य में भी एसआईआर होगा, इसको आप किस तरह से देखती हैं? आप लोगों को दिक्कत कहाँ है एसआईआर को हम लेकर? लोगों को एसआईआर से दिक्कत नहीं है। पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन उसका एक तौर तरीका है, प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर होकर के एसआईआर करे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो हमें मान्य नहीं है। आप चीजों को इस तरीके से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि जिन लोगों को अग्रिम पंक्ति में ला करके खड़ा करने का काम पिछले 70-75 साल में कांग्रेस ने, यूपीए ने और जो सेक्युलर पार्टीज हैं उन्होंने किया, आप उनको फिर वापस धकेल रहे हैं। इस एसआईआर की प्रक्रिया से जो लोग पीछे जाएंगे वो महिलाएं हैं, जो पीछे होंगे वो आदिवासी हैं, जो पीछे होंगे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो पीछे होने वाले हैं ओबीसी के लोग हैं। आप लोगों को चिन्हित करके उस सूची से बाहर कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को इतना जटिल बना रहे हैं जिससे कि लोकतंत्र, आज हमारे पास आजादी के साथ जैसे ही हमारा संविधान बना, पहले इलेक्शन से इस देश में महिलाओं को वोटिंग राइट था। अमेरिका की महिलाओं को 100 साल उसके लिए संघर्ष करना पड़ा और आप उस अधिकार को बेधड़क खत्म किए जा रहे हैं और इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस पर हमारी आपत्ति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कल कहा गया जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। आपत्तियां आती रहेंगी, हम उसे दुरुस्त करते रहेंगे। बिहार में भी ऐसा हुआ, कई आपत्तियां आई, चुनाव हुए, सुधार करते रहेंगे, लेकिन प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, आपको एसआईआर का प्रावधान संविधान में ही है, लेकिन उसको किस तरीके से करना है वो भी डॉक्यूमेंटेड है। आप उस तरीके से करिए ना। आप बताइए बिहार में क्या ऐसी आफत थी कि अचानक आपने 60 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के फटकार पर कुछ लोगों को जोड़ा। तो ये चुनाव के लिए जिन संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का हवाला देते हैं और जिस प्रकार से आज सभी इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो और भी जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस बहुत सालों में बिल्ड हुआ था, उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा, देश कमजोर हो रहा है। आज अमेरिका हम लोगों पर हावी है, ट्रंप डिसाइड करते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे। इतना कमजोर तो देश कभी नहीं था। लेकिन डॉलर तो की हालत, 18 पहुंच डॉलर की हालत देखिए, लेकिन जिस तरह की टैरिफ डील ने तो सीन चेंज कर दिया ना, वो 50 से 18 पर आ गए। जो डील्स किए जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। किन परिस्थितियों में किए गए, ये इस पर आज सवाल उठा रहे हैं। आगे भविष्य तय करेगा। आई एम श्योर जो हमारा आगे जो भविष्य है, जब हिस्ट्री की बात होगी तो पीपल विल बी काइंड टू कांग्रेस। आज हो सकता है लोगों को भ्रम में डाल करके कांग्रेस के बारे में भ्रम फैला रहे हैं और जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं उसको धार्मिक भावनाओं से जोड़ करके लोग करा रहे हैं। महिलाओं का हो जी, राज्य दर राज्य तो भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो। आपने कहा कि महिलाएं 2 करोड़ नौकरियां अगर युवाओं को मिल गई है तो आप जरूर भरोसा करिए, लेकिन आप किस तरीके से आपके रोजगार के अवसर, आपके आरक्षण को कम किया जा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। मैं कह रही हूं, आज लोगों को भावना मोबाइल पे रील्स में फंसा करके युवाओं का समय बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में देश इस बात को समझेगा और खास करके युवा और महिलाएं समझेंगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करके आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ, फिर तुरंत आपको 8 साल की बच्ची के साथ ये बात चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है एक भी घटना, लेकिन उसके बाद जो असंवेदनशीलता है, जो उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वो और घातक है। तो महिलाएं और युवा, हो सकता है आज लोग हमारे खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करके सत्ता में आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सेवा को प्रेफर किया और सत्ता को उस सेवा का माध्यम समझा है। आज इलेक्शन जीतने के लिए जिस इलेक्शन मोड में हर राज्य में भाजपा रह रही है, लेकिन विश्वास जो है आप कायम नहीं कर पा रहे हैं ना जनता के बीच। बिहार में देखिए आप किस तरीके से मटका 6 पर आ गए। आप एसआईआर नहीं होता तो बिहार हम नहीं हारते। एसआईआर जिस तरीके से लाया गया वो हम बिहार नहीं हारते। 10,000 रुपए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित होने के बाद लोगों के खाते में गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट्स नहीं लिए। आज उस 10,000 रुपए को लेके बिहार की महिलाएं समझ रही हैं कि मेरी बेटी अगर हॉस्टल में है तो वो सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन उनको अगर किसी
बाल सुधार गृह में है तो वो सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार लेकिन ये कहती है कि ये तो महिलाओं के उत्थान के लिए ये पैसे दिए गए हैं और जरूरत पड़ेगा तो आगे 2 लाख रुपए और देंगे। ये उत्थान उन्हें 15-20 साल से नहीं समझ में आ रहा था। झारखंड में भी महिलाओं को पैसे दिए गए, उनके खाते में दिए गए, चुनाव के वक्त उसकी शुरुआत नहीं हुई। उनके लिए सिस्टमैटिकली प्लान करके उन्हें मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया। चुनाव में हमने अगर घोषणा किया तो चुनाव के बाद पहले कैबिनेट में 2,500 रुपए मैया सम्मान से उनको देने की बात की। महिलाओं को बेवकूफ बनाने का स्कीम भाजपा के पास है, भाजपा से जुड़े हुए लोगों के पास है। लेकिन आप इस राज्य में जिन महिलाओं के लिए जो किया गया उसकी बात करें ना। अबू आवास में जो घर की मालकिन है वो एक महिला होगी। ग्रीन कार्ड में परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसका नाम है। आज मैया सम्मान के पैसे आ रहे हैं, उन्हें उन महिलाओं को समूह से जोड़ करके उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के प्लान और रोड मैप सरकार के पास तैयार है। एंड चुनाव के वक्त जब पता चला कि हम चुनाव हार रहे हैं तो आप भाई खाते में पैसे डाल दें और उस पर इलेक्शन कमीशन कोई ऑब्जेक्शन ना करे। एक सवाल ये है दीपिका जी, एक सवाल बार बार पिछले कई महीनों से आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो हैं उनकी नजदीकियां बीजेपी की ओर से बढ़ रही है और अब वो पहले जो आक्रामक दिखते थे वो नहीं दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस को किसी तरह का शक होता है इस बात को लेकर? कांग्रेस को इस बात की कोई चिंता नहीं है। और आप अगर हेमंत सोरेन जी को समझते होंगे तो आपने देखा कि पिछले टर्म में उनका क्या स्ट्रगल रहा। भाजपा ने उन्हें जेल भेजने का काम किया है और उस जेल के बाद कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। हर बात पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। ये भ्रम फैलाने का काम मीडिया के कुछ लोगों का है, वो फैलाते रहे। हेमंत सोरेन जी ने कहा भी आपको कुछ और आप हर बात पे पत्थर फेंकते रहिए और हम लोग उसका जवाब देते रहे। वी हैव मोर कंस्ट्रक्टिव वर्क टू डू। हम इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या फिर इन लोगों का जवाब ही देते रहेंगे। भ्रम फैलाने का काम पिछले 5 साल में भी किया गया और इस हद तक किया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। उस मुख्यमंत्री ने पहले इस्तीफा दिया। ये नहीं कि हम जेल चले जा रहे हैं और हम क्लीन चिट निकलेंगे तो फिर आकर के उसी जगह पे बैठ जाएंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और मीडिया कितना भी प्रयास करे, भाजपा का जो अफवाह फैलाने का आरएसएस का तंत्र है वो कुछ भी अफवाह फैलाते रहे। इस गठबंधन को कुछ नहीं होने वाला। मतलब साथ हैं और साथ रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेबाकी से आप जिस अंदाज में बात करती हैं, एक प्रमुख आवाज आप झारखंड में तो है ही, लेकिन इसकी गूंज मुझे लगता है आज सेंटर तक भी जरूर पहुंची होगी। जो वक्तव्य आपने रखा है, जिस बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने मेरे विभाग की कोई बात ही नहीं की। आप मुझे केंद्र ही घुमाते रही। नहीं, मैं क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर रघुवर दास जी बैठे थे और अगर आप हमारे विभाग की बात करें तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हमारी पार्टी ने इस विभाग में काम करने का हम लोगों को मौका दिया, वो पेसा का है। रघुवर दास जी 1996 के पेसा एक्ट की बात कर रहे हैं, वो यूपीए की देन है, कांग्रेस की देन है और हम उस कानून को बेहतर समझते हैं। और जो रूल ड्राफ्ट हुआ है, हम आज भी यही कह रहे हैं कि ये मॉडल रूल है। अन्य राज्यों में और भाजपा शासित राज्यों में भी उस प्रकार से इस कानून को, और हमने अपने ग्राम सभा को पारंपरिक रखा है। शब्दों के जाल में फंसाने का काम फिर भाजपा का अफवाह तंत्र पूरे तेजी से कर रहा है। लेकिन मान की, मुंडा और जो इस तरह के जो पारंपरिक हेड हैं वही ग्राम प्रधान होंगे। ग्राम सभा को हम लोगों ने सिर्फ सहमति नहीं, उनको सिर्फ सहमति की बात नहीं, उनका जब तक कंसेंट नहीं है तब तक कोई योजना या स्कीम हो, इस तरह की काम हम लोगों के ग्राम सभा को हम लोगों ने उतना पावर दिया है। सामूहिक जो हमारा कम्युनिटी प्रॉपर्टी है उसको कैसे डेवलप किया जाए वो है। तो पेसा को लेके जो भ्रम फैलाने का प्रयास आज भाजपा के लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम लोगों ने जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है और जिस प्रकृति को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इस झारखंड का निर्माण हुआ है, हम लोग उसके लिए इस पेसा को लाए हैं। इसमें कोई भी कानून बनता है देश में तो समय के अनुरूप चेंज होता है। अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो भविष्य में होगी, लेकिन आज के दिन जो पेसा आया है, मैं आपके मन से इस बात को अपने राज्य के सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि बेस्ट रूल्स झारखंड में लाए गए हैं और ग्राम सभा को सबसे सशक्त,
ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये हम लोग झारखंड में सुनिश्चित करेंगे और इम्प्लीमेंट भी उसी प्रकार से करेंगे। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपके विभाग की चर्चा नहीं हुई लेकिन आपने बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से, आपकी आवाज की कायल हो गई मैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बहुत सार्थक तरीके से आप लोगों ने सुना। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दीपिका जी के लिए।